A very good afternoon to one and all present here. आज हम सॉल्व करने वाले चैप्टर नंबर 8 ऑफ द GRMC which deals with the corporate governance and shareholders right के बारे में. तो इस चैप्टर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड प्रोविजन पढ़ेंगे एंड शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट है कंपनीज एक्ट में, सभी LODR में, ठीक है, वो सारे राइट्स के बारे में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली कमेंट ऑन द फॉलोइंग. प्रोटेक्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स. Protection of shareholders' rights is a sacrosanct of the good corporate governance. मतलब मेन इंपॉर्टेंस, मेन जो प्रोविज़न है वो क्या है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, कि आपको जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है. एंड इन्वेस्टर रिलेशन कैन बी रेफर टू एज अ फाइनेंशियल पब्लिक रिलेशन. ठीक है, इन्वेस्टर से रिलेशन कैन बी रेफर्ड एज अ, मतलब इन्वेस्टर से जो भी हमारा रिलेशन है एज अ फाइनेंशियल पब्लिक रिलेशन बोल सकते हैं और फाइनेंशियल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं विद द इन्वेस्टर्स. ठीक है, तो सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट इज अ सैक्रोसैंक्ट फॉर द कॉर्पोरेट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. मेन जो फर्स्ट स्टेप्स जो है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एंड इट इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है, शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना ये क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वन ऑफ द पिलर है फॉर द एफिशिएंट फंक्शन ऑफ द कैपिटल मार्केट के एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए. एंड फंडामेंटल रिक्वायरमेंट भी यही है कि आपको क्या करना है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट वेल प्रोटेक्टेड हो. इवन द प्रीएम्बल ऑफ द सेबी एक्ट, प्रीएम्बल ऑफ द सेबी एक्ट भी बोलते हैं कि आपको टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है इन दी सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट. द सेंट्रल element in the corporate governance is the challenges arise out of the separation of ownership and control. The shareholders क्या है, ट्रू ऑनर ऑफ द कॉर्पोरेट के ट्रू ऑनर होते हैं. एंड द गवर्नेंस फंक्शन कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है ऑफ द कॉर्पोरेट. द गवर्नेंस फंक्शन कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेट. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड दैट देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड फंक्शन एक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है. देयरफॉर इट इज नीड टू ले डाउन clearly the right of the shareholders and that of the management. In the Indian context, SEBI Act 1992 and various SEBI regulations, इंडिया में SEBI Act 1992 एंड वेरियस जो SEBI के रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस एंड कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावरमेंट करती है शेयर होल्डर्स के राइट को. ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स रिलेशन. इन्वेस्टर रिलेशन क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेट इंटीग्रेट एंड फाइनेंस कम्युनिकेशन मार्केटिंग एंड सिक्योरिटी लॉ कंप्लाइंस इन द इनेबल टू मोर इफेक्टिव टू बी कम्युनिकेशन होता है. मतलब इन्वेस्टर रिलेशन क्या है, एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टर को बता पाते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लॉज रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपर्ली कंप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, और टू वे कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द कंपनी एंड फाइनेंशियल कम्युनिटी. फाइनेंशियल कम्युनिटी मतलब इन्वेस्टर्स. ठीक है, टाइपिकली इन्वेस्टर्स रिलेशन इज अ डिपार्टमेंट और अ पर्सन, एक प्रॉपर पर्सन या फिर इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर प्रॉपर डिफाइन होता है इन्वेस्टर्स से मीट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए. द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. इन द सम कंपनीज इन्वेस्टर रिलेशन इज अ मैनेज बाय द पब्लिक रिलेशन. ठीक है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट टू अ फाइनेंशियल पब्लिक रिलेशंस और अ फाइनेंशियल कम्युनिकेशन के नाम से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेंट बाय इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से आप क्या समझते हैं. एंड डिस्कस द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स टेकन बाय द सेबी. ठीक है, तो इन्वेस्टर सेबी इज अ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है. ठीक है, नोडल एजेंसी भी है इंडिया में जो कि रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज मार्केट को. इनका जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना उनकी जो भी राइट्स हैं. ठीक है, एंड नॉट ओनली अगेंस्ट द फ्रॉड बाय चीटिंग बट ऑल्सो अगेंस्ट लॉस अराइजिंग ऑफ द अनफेयर प्रैक्टिसेस. अगर लॉस अराइज हो रहे हैं एंड सच प्रैक्टिसेस में इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस मैनिपुलेशन अगर कुछ हो रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है. ठीक है, अगर क्या नाम है डेलिबरेट मिस स्टेटमेंट, अगर ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको मिस स्टेटमेंट दे रहे हो, इन सब से प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, इन्वेस्टर्स इन सबसे प्रोटेक्टेड रहे, इसका काम किसका है, सेबी का. SEBI has issued a many guidelines and regulations to regulate the capital market को रेगुलेट करने के लिए. सबसे पहले जो रेगुलेशन है SEBI ऑम्बड्समैन रेगुलेशन 2003 जो कि
डिज़ाइन है टू रिड्रेस द इन्वेस्टर्स के जो भी ग्रीवेंसेस है उसको रिड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है सेबी प्रोहिबिशन ऑफ द फ्रॉडलेंड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003 है, जो प्रोहिबिट करता है एनी फ्रॉडलेंड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट। नेक्स्ट है सेबी ICDR इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009। नेक्स्ट है सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड रेगुलेशन 2009 इस्टेब्लिश किया गया एंड टू एस्टैब्लिश इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन के लिए इस्टेब्लिशमेंट किया गया एक फंड है विच विल बी यूज इंटर एलिया फॉर द एडिंग द इन्वेस्टर्स को हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोहिबिट करना पर्सन को जो कि प्रोहिबिट करना पर्सन को हु हैव मोर एक्सेस टू द कंपनीज इन्फॉर्मेशन, जिनके पास UPSI है, अनपब्लिश प्राइवेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उनको प्रोहिबिट करना। एंड सेबी हैज सेट अप अ सेपरेट सेल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस इन्वेस्टर्स को ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए एक सेपरेट सेल भी मेंटेन किया। ठीक है, तो ये कुछ इनिशिएटिव है जो कि सेबी ने लिए हैं इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो क्या करते हैं? पूल द लार्ज सम ऑफ मनी पूल करते हैं, इन्वेस्ट इन दोज जो भी है पब्लिक से पैसे पूल करते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। देयर रोल इन द इकोनॉमी इज एक्ट एज अ हाईली स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर्स ऑन द बिहाफ ऑफ अदर। इन इंडिया दे आर द ब्रॉडली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, लाइक डेवलपमेंट ओरिएंटेड फाइनेंशियल institutions such as IFCI, IDBI and state financial corporation, life insurance company, LIC, GIC and other subsidiaries, banks, all the mutual funds and including the UTI and pension fund. These are the very large इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट में द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का क्या रोल है? ठीक है, क्या रोल प्ले करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंश्योरिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैव एम्बेसिस ऑन द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रोल के बारे में बताया है। उनका काम क्या था? टू प्रोटेक्ट प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करना। एंड द कुमार मंगलम बिरला कमेटी ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मेन फोकस था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स कैन प्ले अ वेरी इफेक्टिव रोल इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द कंपनी बिकॉज द फॉलोइंग रीजन की वजह से। कुछ रीज़न है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक्वायर्ड लार्ज स्टेक होल्ड करते हैं कंपनी की इक्विटी में एंड दे हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन द वेटेज ऑफ देयर वोट्स एंड हैव अ बिगर रोल टू प्ले इन द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एज अ रिटेल इंस्टेड ऑफ रिटेल इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स play a very important role in the promoting the good corporate good governance, but this notion has its own pros and cons. What are these pros and cons? मतलब क्या क्या benefit and disadvantages हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के? ठीक है, द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं फंड फ्रॉम द थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट करते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट इन देयर ओन नेम, बट सच parties behalf they include the pension fund, mutual fund and insurance companies include होती है institutional investors में। institutional investors are the organization which pool the large sum of money and invest those sum in the companies में invest करते हैं। ठीक है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं कंट्री की इकोनॉमी में। एंड प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या है रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन दी प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, सबसे पहले प्रॉस पढ़ते हैं कि हैव अ सिग्निफिकेंट स्टेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होता है कंपनी में एंड वोटिंग पावर्स में, एंड दे आर द बेटर पोजिशन टू हैव द एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड द स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस कैन बी विजुअलाइज्ड विद द अडॉप्शन ऑफ द बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड दे में इन्फ्लुएंस अट्रैक्टिंग द फॉरेन FDI को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ कॉन्स हैं डिसएडवांटेज। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैव शॉर्ट टर्म विजन होता है इनका, हैंस देयर परफॉर्मेंस मेजरमेंट में नॉट भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता इन वाइल मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो डिसाइडिंग फैक्टर। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आर आल्सो अ डिसाइडिंग फैक्टर वाइल द मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ऑफ लोड द होल्डिंग इफ देयर इज अ मिसमैच इन देयर एसेट्स एंड लायबिलिटी में। अगर कोई मिसमैच है तो वो ऑफलोड भी कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज बन जाता है तो कॉमन मैन्स इन्वेस्टमेंट
portfolio is affected with the decision of the investment by the institutional investors. ऑब्वियसली बात है, जो कॉमन मैन होता है उनका जो पोर्टफोलियो होता है वो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डिसीजन से भी इफेक्ट होता है. Conclusion में based on the experience of the countries where the shareholders activism is a vibrant, such as the example of Australia, France, UK and United States, it is reasonable to expect that the institutional investors should use their ownership right more actively use करें. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द टूल यूज बाय द, कौन कौन से जो टूल हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं टू एक्सेस द हेल्थ ऑफ द कंपनी की हेल्थ को एक्सेस करने में एंड बिफोर द इन्वेस्टमेंट से पहले. ठीक है, तो कुछ टूल्स हैं. 1-to-1 मीटिंग, कंपनीज के साथ 1-to-1 मीटिंग पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, लार्ज कॉर्पोरेट हैं, लार्ज कंपनी है, वो लार्ज स्टेक होल्ड करने वाले कंपनी में. ठीक है, वोटिंग पावर भी एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है उनके लिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए. ठीक है, कैन फोकस लिस्ट क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक फोकस लिस्ट बना के रखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है जिनके ऊपर उनको ज़्यादा फोकस देना है. एंड आफ्टर जो अगर कोई कंपनी फोकस लिस्ट में आ जाती है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को. ठीक है, एंड नेक्स्ट टूल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग सिस्टम. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग सिस्टम सम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने क्या करते हैं, डेवलप कर रखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग सिस्टम को. एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग सिस्टम कुड भी पावरफुल इंडिकेटर हो सकता है किसी भी कॉर्पोरेट्स के लिए. अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग जो है ज़्यादा है तो हो सकता है ना उसकी जो रेपुटेशन है मार्केट में वो इंक्रीज हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल्यूसिड द फॉलोइंग. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग सिस्टम के बारे में प्रोविजन बताना है. ठीक है, तो विद इंक्रीज इन द इम्पैक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस अक्रॉस द ग्लोब, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है वो बढ़ रहा है. ठीक है, इस वजह से लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग सिस्टम इनकॉर्पोरेट करते हैं कि पता चलना चाहिए ना कि हमारी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रही है तो कितना कर रही है. ठीक है, एज अ नंबर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड बाय द सच एज डैमिनो, स्टैंडर्ड पुअर्स एंड द गवर्नेंस मैट्रिक्स इंटरनेशनल. ये क्या है, एक रेटिंग एजेंसीज हैं जो बताती हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लाई कर रही है. एडवांटेजेस क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग सिस्टम का, इट इज़ अ पावरफुल इंडिकेटर होती है कंपनीज के लिए. उनको पता चलता है कि हमारा पोटेंशियल क्या है, कितना फ्यूचर में इंक्रीज हो सकता है. एंड प्रोवाइड्स अ यूजफुल इंडिकेशन बताती है ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वायरमेंट में. एंड दिस रेटिंग सिस्टम विल प्रोवाइड अ यूजफुल बेंचमार्क भी प्रोवाइड करती है कंपनी के लिए. ठीक है, जो कि वो फॉर द फ्यूचर के लिए बेंचमार्क प्रोवाइड करती है. एंड दिस रेटिंग ऑल्सो भी यूजफुल इन द टू द गवर्नमेंट्स इन आइडेंटिफाइंग द परसीव्ड लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन देयर कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द एक्टिविटीज विच फॉर विच द फाइनेंशियल सेक्शन कैन बी प्रोवाइड अंडर द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए फाइनेंशियल सेक्शन रिक्वायर्ड है अंडर द इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में. शेड्यूल 2 ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अब बात करता है कि फंक्शनल डिवीजन ऑफ द अथॉरिटी इंक्लूडिंग द सैंक्शन ग्रांट्स to the registered entities for the seminars, programs, projects, activities, field of corporate governance. इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, जो भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है उसको यूटिलाइजेशन करना है एंड फाइनेंशियल सेंक्शन भी प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इंटेंड्स टू फॉर्मुलेट द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पॉलिसी. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पॉलिसी प्रिपेयर करें. एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको क्या प्रिपेयर करना है, एक क्वालिटेटिव नोट बताना है, उसमें हाईलाइट करने हैं एरिया ऑन विच कम्युनिकेशन पॉलिसी में स्पेसिफिकली फोकस. ठीक है, तो आपको अगर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पॉलिसी बनाना है तो कौन कौन से एरिया है जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना है टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एबीसी लिमिटेड सब्जेक्ट टू द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पॉलिसी. डियर सर, द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पॉलिसी डिफाइन बताता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय इन द कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पॉलिसी में स्पेसिफाई द फॉलोइंग द फोकस एरिया. इन्फॉर्मेशन टू कंपनी, इंटरनल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए. ठीक है, कंपनी जो एम्प्लॉय होगी काम करने के बाद रिपोर्ट किसको करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इंटरनल चैनल कैसा होगा. मीडिया रिलेशन भी आपको इनकॉर्पोरेट करना है कम्युनिकेशन पॉलिसी में. एक्सटर्नल इवेंट्स कुड इवेंट लाइक आपके सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपकी मीट, ये सारी चीज़ें आपको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पॉलिसी में इंक्लूड करना है. इन्वेस्टर्स कम्युनिकेशन, ब्रांड मैनेजमेंट,
लीगल कम्युनिकेशंस, लीगल कम्युनिकेशन मतलब जो भी आपके लीगल कम्युनिकेशंस होंगे जुडिशल अथॉरिटीज़ से, गवर्नमेंट से, ये सब भी आपको क्या करना है, उसमें इंक्लूड करना है इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पॉलिसीज़ में। नेक्स्ट बात करते हैं यूके स्टूवर्डशिप कोड के बारे में। डिस्कस द स्टूवर्डशिप थ्योरी ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। स्टूवर्डशिप थ्योरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताता है। द वर्ड स्टूवर्डशिप का मतलब होता है कि अ पर्सन हु मैनेज अनदर्स प्रॉपर्टी। ऐसा कोई भी ट्रस्टीशिप थ्योरी बोल सकते हैं आप इसको। ऐसा कोई भी पर्सन जो किसी और के बिहाफ में काम करता है उसे स्टूवर्ड कहते हैं। हेयर द वर्ड यूज इन द सेंस ऑफ द गार्जियन, गार्जियन भी बोल सकते हैं इन द रिलेशन टू द कॉर्पोरेट। स्टूवर्डशिप थ्योरी ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ वैल्यू बेस्ड थ्योरी भी कहते हैं इसको। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय आर टू सेफगार्ड द रिसोर्सेज ऑफ द कॉर्पोरेशंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, मैनेजर्स डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, गार्जियन होते हैं कंपनीज की प्रॉपर्टी को, कंपनीज के प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स के। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनीज की जितनी प्रॉपर्टीज एसेट्स है उसको सेफ गार्ड करें। नेक्स्ट स्टूवर्डशिप थ्योरी बताता है कि जो भी कंपनी या कॉर्पोरेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको आपको जो भी डायरेक्टर्स मैनेजर्स हैं वो बहुत ही स्पेशल केयर देंगे। ठीक है, एंड जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है उसको आपको पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करना है। एंड दिस थ्योरी मेक्स यूज़ ऑफ द सोशल अप्रोच to a human nature. The manager should manage the corporations as it's their own corporation. ठीक है, ऐसे मैनेज करेगी कि वो उसकी खुद की कॉर्पोरेशन, and they are not agent as such but the occupy a position of steward. ठीक है, the managers are motivated by the principles objective and the behaviors pattern. The managers are motivated by principles objective and the behavior pattern is collective pre-organization trustworthy. Thus under this theory the first, सबसे पहले all the values as standards are identify and formulate करना है. Second step is to develop the training programs that help to achieve the excellence. Third, moral support is important to fill any gap in the values. नेक्स्ट क्वेश्चन बात आता है शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म के बारे में। शेयर होल्डर एक्टिविज्म एंड के बारे में बताना है। शेयर होल्डर एक्टिविज्म का मतलब होता है कि एक स्टैब्लिश करना डायलॉग्स विद द मैनेजमेंट ऑन द इशू कंसर्न, इन्फ्लुएंस करना कॉर्पोरेट कल्चर को एंड यूजिंग। शेयर होल्डर एक्टिविज्म मतलब होता है कि शेयर होल्डर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, अपने जो भी उनके राइट हैं उसको अवेयरनेस हो अपने राइट के बारे में एंड यूजिंग द कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी, कॉर्पोरेट की जो डेमोक्रेसी है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द लॉ, उसको यूज़ करें। इंक्रीज इन द जनरल अवेयरनेस एंड सोशल ह्यूमन राइट issuers concerning the organization. Shareholder activism मतलब होता है the active involvement of the stockholders in the organization and active participation in the company meeting is a healthy practices and they can resolve the issue laid down in the annual and general meeting and can raise the concern over the financial matter or even the social causes. Next, as shareholder activism include the public pension fund, mutual fund. नेक्स्ट है शेयर होल्डर एक्टिविज्म में कौन कौन इंक्लूड होता है, पब्लिक पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, यूनियन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, फाउंडेशन, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म, ये सारे लोग क्या करते हैं शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म में इंक्लूड होते हैं। शेयर इन द कंपनी का ये सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि शेयर इन द प्रॉफिट है, बट मतलब शेयर इन द ओनरशिप में भी होता है। द शेयर होल्डर्स मस्ट रियलाइज दैट देयर एक्टिविटीज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द कंपनीज ऑपरेशन इंश्योर करता है बेटर मैनेजमेंट, लेस फ्रॉड्स एंड बेटर गवर्नेंस। एक्सप्लेन द ब्रीफ यूएन प्रिंसिपल्स फॉर द रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है। ठीक है, यूएन प्रिंसिपल्स इन्वेस्टमेंट, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल फॉर द रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर इनकरेज करता है इन्वेस्टर्स को टू यूज़ द रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट को यूज़ करना है टू एनहांस द रिटर्न्स एंड बेटर मैनेज द रिस्क, but does not operate for its own profit. It engaged with the global policy makers but is not associated with any government and supported by not part of the United Nations. 6 principles बताए गए थे रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट्स के, आर द वॉलंटरी बेसिस पे थे। एंड सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, वी विल इनकॉर्पोरेट ESG इशू इनकॉर्पोरेट करने का, इकोनॉमिक सोशल एंड गवर्नेंस इशू इनटू द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल 2 क्या है, वी विल बी एक्टिव ओनर
सेकेंड है प्रिंसिपल, सेकेंड है वी विल बी एक्टिव ओनर एंड इनकॉर्पोरेट द ESG इशू इनटू द ओनरशिप पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। थर्ड प्रिंसिपल है वी विल सीक द अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ऑन द ESG इशू। सबसे पहले हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट में ESG इशू इनकॉर्पोरेट करना है, एक्टिव ओनर एंड इनकॉर्पोरेट करना है ESG इशू को। थर्ड देखा हमने कि डिस्क्लोजर में आपको ESG इशू को इनकॉर्पोरेट करना है एंड प्रमोट करना है एक्सेप्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल विद इन द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज एंड वी विल प्रमोट द एक्सेप्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी विद इन द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। एंड प्रिंसिपल 5 बात करता है वी विल वर्क टुगेदर टू एनहांस द इफेक्टिवनेस इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नंबर 6 बात करता है वी विल ईच report on their activities and programs toward the implementation of the principle. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ द कैल्पर्स को सेलिएंट फीचर के बारे में बताना बट आर द मेन ड्राइवर ऑफ देयर कॉर्पोरेट एंगेजमेंट प्रोग्राम। कैल्पर्स मैनेजेस द रिटायरमेंट बेनिफिट मोर देन 1.6 मिलियन कैलिफोर्नियन पब्लिक एम्प्लॉई के रिटायरमेंट बेनिफिट को मैनेज करता है एंड देयर फैमिलीज को मैनेज करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस टीम एट द कैल्पर्स challenges the companies and status quo and vote proxies work closely with the regulatory agencies से काम करता है ताकि फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो एंड इन्वेस्ट विद द पार्टनर्स के साथ इन्वेस्ट करते हैं दैट यूज़ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो वैल्यू है और बढ़े। एज अ स्ट्रेटजी कैल्पर्स इन्वेस्ट इन द sick and ailing companies which are it employs good corporate practices to improve the company's overall performance. CalPERS corporate engagement process has a overarching objective to improving the alignment of interest between the providers of capital and companies management. ठीक है, जो providers of capital जो capital provide करते हैं मतलब जो ओनर है कंपनी के मैनेजमेंट है उनके बीच में एक अलाइनमेंट होना चाहिए एंड इट इज़ अ कैल्पर्स व्यू दैट इम्प्रूव्ड the alignment of interest will enable the fund to fulfill the fiduciary duty to achieve the sustainable risk. मेन ड्राइवर कौन कौन से होते हैं कॉर्पोरेट एंगेजमेंट प्रोग्राम में? ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यू रिलेटेड रिस्क एंड कंप्लाइंसेस, दीज आर द मेन ड्राइवर्स अंडर द कॉर्पोरेट एंगेजमेंट प्रोग्राम्स। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब होता है रिलेटिव वैल्यू डिस्ट्रक्शंस थ्रू द फोकस लिस्ट, मतलब आपका परफॉर्मेंस को चेक करना एंड वैल्यू रिलेटेड रिस्क मतलब होता है क्लाइमेट चेंज हो गया, बोर्ड डाइवर्स चेंज हो गया एंड की अकाउंटेबिलिटी, ये सब क्या होता है वैल्यू रिलेटेड रिस्क। कंप्लाइंसेस मतलब होता है स्टेट ऑफ फेडरल लेजिस्लेशन, जो भी आपका एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कोर प्रिंसिपल बताना है ऑफ द अकाउंटेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात हो रही है कि कोर फीचर क्या क्या है अकाउंटेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। फॉलोइंग आर द कोर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कि आपको एक ऐसे इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पे कंपनीज एक्शन मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑप्टिमाइज ऑपरेट परफॉर्मेंस एंड आपको क्या करना है आपको इन्वायरमेंट के बारे में भी ध्यान देना है। डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी, डायरेक्टर्स आर शुड बी अकाउंटेबल टू द शेयर ओनर से अकाउंटेबल होता है। ट्रांसपेरेंसी, आपको फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखना है। ठीक है, एंड एक्यूरेट मार्केट कंपैरिजन मेंटेन करना है। ऑन शोर एंड वन शेयर वन वोट। ठीक है, वन शेयर वन वोट, ऑल इन्वेस्टर मस्ट बी ट्रीटेड एज इक्विटी ट्रीटमेंट देना, आपको सारे शेयर होल्डर्स को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। प्रॉक्सी मटेरियल शुड बी रिटन इन द मैनर्स एंड डिजाइन टू प्रोवाइड द शेयर होल्डर। नेक्स्ट बात करते हैं कोड ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस मेंटेन करना है फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए एंड प्रिवेंट करना है हार्मफुल लेबर प्रैक्टिसेस को लॉन्ग टर्म बेसिस मेंटेन करना है एंड जिसका मेन फोकस शेयर होल्डर्स के वैल्यू को बढ़ाने में हो। ठीक है, एंड एक्सेस टू द डायरेक्टर्स, शेयर ओनर्स शुड हैव एन इफेक्टिव एक्सेस टू द डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड प्रोसेस में बहुत इफेक्टिव एक्सेस होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस टूवर्ड द डेवलपमेंट बेसिस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग द सच थिंग्स एज स्ट्रॉन्ग इम्पार्शियल लीगल सिस्टम। रोल ऑफ द प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म,
प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म का क्या रोल होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म एक फर्म होती है, इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म होती है, जिनका काम क्या होता है, इवेलुएट करना प्रॉन्स एंड कॉन्स, जो कंपनी है उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को इवेलुएट करना, एंड मर्जर एंड एक्विजिशंस एंड टॉप अपॉइंटमेंट्स एंड सीईओ पे के बेसिस पे एडवाइस देते हैं कि उस कंपनी को उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि इन द नियर जो भी एजीएम या ईजीएम होने वाली है उसमें उनको वोट करना चाहिए, अगेंस्ट में करना चाहिए, फेवर में करना चाहिए। ये सारा कुछ कौन बताता है, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म बताती है। फॉलोइंग आर द फ्यू रीजंस व्हाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंगेज प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म। मेनली जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म होते हैं वो को जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म से ज़्यादा एंगेज रहते हैं। क्यों एंगेज रहते हैं, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म जनरली ऑफर अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑफर करती है, कंसिस्टिंग द बोथ एनालाइजिंग द प्रपोजल को एनालाइज करना एट द जनरल मीटिंग एंड रिकमेंड करना वोटिंग डिसीजन की उनको वोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसको वोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं, हायर करते हैं प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म को और उनसे पूछते हैं कि बताओ हमें रेजोल्यूशन में वोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। द रिकमेंडेशन प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को टू ऑब्टेन अ मोर कंसीडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट एजेंडा आइटम एट अराइवल एंड इन्फोर्स। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन द मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हेल्प करता है टू कॉम्बैट दिस इशू एज वेल एज देयर इन्फॉर्म कंसल्टेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉक्सी सर्विसेज फर्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉक्सी वोटिंग सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रॉक्सी एडवाइजरी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बोर्ड डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस करते हैं एंड दे डू अ गुड जॉब ऑफ पॉलिसिंग बोर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग प्रमोटर सेक्शन नंबर 2 सेक्शन 69 प्रमोटर के डेफिनेशन के बारे में बता रहा है। प्रमोटर मीन्स जिसका नेम प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, एनुअल रिटर्न में मेंशन है, जो कंट्रोल करता है अफेयर ऑफ द कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, एंड वेदर एज अ शेयर होल्डर डायरेक्टर और अदरवाइज। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस एंड डायरेक्टर्स एंड इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर कस्टम टू एक्ट प्रोवाइडेड शल। अगर कोई पर्सन एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है तो वो प्रमोटर के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोटर ग्रुप के बारे में। रेगुलेशन नंबर 2 ऑफ द सेबी रेगुलेशन 2018 बात करता है प्रमोटर ग्रुप के डेफिनेशन के बारे में। प्रमोटर ग्रुप के डेफिनेशन मतलब कौन कौन इंक्लूड होगा प्रमोटर ग्रुप में। सबसे पहले आएगा प्रमोटर, इमीडिएट रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर। ठीक है, कोई भी प्रमोटर एंड उसका कोई रिलेटिव प्रमोटर का वो भी इंक्लूड होगा प्रमोटर में। अगर प्रमोटर इन केस प्रमोटर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है देन सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट भी प्रमोटर में की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। सबसे पहले हमने देखा कि प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एज पर द रेगुलेशन नंबर 2 ऑफ द सेबी रेगुलेशन। ठीक है, प्रमोटर में कौन इंक्लूड होगा, प्रमोटर एंड इमीडिएट रिलेटिव ऑफ प्रमोटर। एंड अगर कोई भी प्रमोटर जो कि किसी भी कंपनी का जो प्रमोटर है वो क्या है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके लिए किसी भी कंपनी का जो प्रमोटर है अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके लिए कौन कौन क्या होगा प्रमोटर की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी कंपनी जिसका जो प्रमोटर है वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस कंपनी का उस प्रमोटर का जो होल्डिंग कंपनी है वो भी प्रमोटर ग्रुप में इंक्लूड होगा, सब्सिडी कंपनी, या फिर वो प्रमोटर किसी और कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट 20% स्टेक होल्ड करता है, या फिर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट उस प्रमोटर में उस कंपनी में 20% स्टेक होल्ड करता है। तो ये सारा कुछ इंक्लूड किस में होगा, प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द अमाउंट्स, मतलब इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के बारे में बताना है कि कौन कौन सा अमाउंट क्रेडिट होगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। ठीक है, एंड फॉर द यूटिलाइजेशन भी उसका कैसे होगा। सेक्शन नंबर 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के बारे में कि कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया वो भी इंक्लूड होगा। जिसको कोई भी डोनेशन दिया है फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो भी क्रेडिट होगा उस फंड में। ठीक है, कोई भी अनपेड डिविडेंड अकाउंट का अमाउंट जो भी था, ठीक है, कोई भी जनरल रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। एंड अमाउंट लाइंग इन द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, सेक्शन 205 ऑफ द कंपनीज
कंपनीज एक्ट 1956 का अमाउंट अगर कुछ है, इंटरेस्ट जो भी अमाउंट पहले से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में बढ़ा हुआ था, उससे जो भी इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट से जो भी इंटरेस्ट मिला वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। एन अमाउंट रेफर्ड इन द क्लॉज 4 ऑफ द सेक्शन 38, ठीक है, विच इज़ नॉट ये सब क्या है, एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, क्या इंक्लूसिव है। नेक्स्ट सेक्शन 25 बात करता है यूटिलाइजेशन के लिए कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनक्लेम डिविडेंड के रिफंड में, मटेरियल मैच्योर डिपॉजिट्स के रिफंड के लिए, प्रमोशन इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उसका यूटिलाइजेशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्कॉच अमाउंट, ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए आपको क्या होगा, डेबिट होगा अमाउंट, ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ कोई लीगल एक्सपेंस इनकरिंग परस्यूइंग टू द क्लास एक्शन सूट, एनी अदर पर्पस फॉर पर्पस इंसिडेंशियल देयर टू। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।